वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2016 की अटैम्प्ट से, जिसका टाइटल है डेल्टा। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेट करता है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली एक एसेट की जो इनिशियल मेजरमेंट है एट रिकग्निशन, उस पर फोकस होगा और ब्रीफली डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी। तो ऑन 1 जनवरी 2013 डेल्टा एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और 1 जनवरी 2013 को जो एक एसेट से रिलेटेड है, जिसमें लिस्ट प्राइस, फ्रेट चार्जेस, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, परचेज ऑफ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और रेजिडुअल वैल्यू वगैरह है। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टेकन यानी ले लिया गया ये डिस्काउंट, ये भी बताया हुआ है। और फिर एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है। एस्टिमेटेड लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू जो हैं ये तो रिलेट करती हैं डेप्रिसिएशन से, और बाकी इंफॉर्मेशन में या तो कैपिटलाइज होगी या चीज़ें एक्सपेंस बन रही होंगी। मशीन आवर्स यूज ड्यूरिंग द ईयर। अब क्योंकि लाइफ अगर आप देखें तो वो ईयर्स के बजाय आवर्स में दी हुई है, तो यूजेज मेथड हम यूज़ कर रहे होंगे और उसमें बताया गया है कि मशीन आवर्स यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, 14 एंड 15। 3 साल का डाटा है। वर्ल्ड 2300 एंड 1400 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 जनवरी 2015 यानी 2013 और 14 2 साल गुजरने के बाद Delta decided to upgrade the machine by adding new components at a cost of 1,753,000. This upgrade led to reduction in production time per unit of goods being manufactured by the machine. यानी improvement आ गई नॉन करंट एसेट में. Upgrade also increased the estimated remaining life of the machine at 1st January 2015 to 8,000 machine hours. Useful life भी change हो गई and its estimated residual value to rupees 350,000. तो residual value के अंदर भी change आ गया. रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, 14 एंड 15 कंप्यूट द रेलिवेंट अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड अंडर ईच हेड इन द इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को शो करेंगे, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं 3 सालों के लिए। तो इन एक्सट्रैक्ट्स को बनाने की तरफ चलते हैं। आंसर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर हम प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे। टू 2013, 14 एंड 15। और इसी तरीके से हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी चाहिए। जिसमें हम बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एक्सट्रैक्ट बना रहे होंगे। और कैलकुलेशंस ऐसी हैं कि हमें एक वर्किंग भी बनानी पड़ेगी, तो वर्किंग के लिए भी हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हमें लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन लेनी है, दैट इज 9.2 मिलियन। इसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो I-16 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि उसको आपने परचेज कॉस्ट ऑफ परचेज में से एक्सक्लूड करना है। ये परसेंटेज में गिवन है तो 5% ऑफ 9.2 मिलियन कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज 460,000। तो नेट अमाउंट 8,740,000 बच गई। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी लिया गया है, और यहाँ पर हम क्योंकि काफ़ी पुराना सोल्यूशन है इसका सजेस्टेड आंसर्स का, तो उसमें जो है पुरानी ट्रीटमेंट हुई हुई है। सेटलमेंट डिस्काउंट को भी हमने एसेट की कॉस्ट में से लेस करना है, क्योंकि ये अलग से इनकम बनाना इसको लॉजिकल नहीं है। तो ये 3% हम लेस करेंगे, लेकिन अब ये 3% नेट अमाउंट का लेस हो।
इसके बाद फ्रेट चार्जेस दिए हुए, ये भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होने चाहिए। और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी हुई है, ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। इसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग दी हुई है। स्टाफ ट्रेनिंग जो है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, ये प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होगी, क्योंकि स्टाफ ट्रेनिंग एसेट को उसकी लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए नहीं, बल्कि एसेट को ऑपरेट करने के लिए रेलिवेंट होती है। $351,000। इसके बाद प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग है। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग भी एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होती है, इसको भी एसेट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद परचेज ऑफ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है, वो एक्सपेंस बनाई जाती है और उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में हम ऐड नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये 3 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो सारी अमाउंट एक साल में एक्सपेंस नहीं बनेगी, मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टिल फॉलो होगा। और मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक 1 साल का हम एक्सपेंस बनाएंगे और बाकी अमाउंट्स को प्री पेमेंट के तौर पर शो करेंगे। प्री पेमेंट में भी वो प्री पेमेंट जो अगले 1 साल से रिलेट करती है वो शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट कहलाती है, और बाकी प्री पेमेंट लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट कहलाती है, जो 1 साल के बाद से रिलेट करती है। तो इसको हम अपनी एक्सट्रैक्ट्स में प्रेजेंट कर देते हैं। तो 528,000 ओवर 3 ईयर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो ये बन जाएंगे 176,000। इसके बाद हमें बेसिकली शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट शो करनी है, जो कि 1 साल नेक्स्ट 1 ईयर से रिलेटेड भी 176,000 होगा। और फिर उसके बाद जो तीसरा साल है उसको भी हम शो करेंगे 176,000। तो इस तरह से हमने रिकॉर्ड अगर आप देखें तो पूरे 528,000 ही कर दिए, लेकिन उसमें से जितना इस साल से रिलेट कर रहा था उसको एक्सपेंस बनाया और बाकी को प्रीपेमेंट के तौर पर शो किया, और उस प्रीपेमेंट को भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के तौर पे क्लासीफाई कर दिया। अब जैसे ही 1 साल और गुजरेगा तो हमारा जो एक्सपेंस 2014 के अंदर भी रिकॉर्ड होगा, और जो हमारी लॉन्ग टर्म प्रीपेमेंट थी वो क्लोज होके अब शॉर्ट टर्म प्रीपेमेंट बन जाएगी। और अब क्योंकि सिर्फ 2 साल के पैसे ही रहते हैं, तीसरे साल का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वो नील हो जाएगा। इससे नेक्स्ट ईयर फिर हम एक्सपेंस बनाएंगे 176,000 का, और इस टाइम पर हमारी कोई भी प्रीपेमेंट बाकी नहीं बचेगी, क्योंकि सारी की सारी अमाउंट अब हमारी एक्सपेंस बन चुकी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है 175,000 की, और एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है 12,000 आवर्स की। और जो अपग्रेड हो रहा है वो 2015 में हो रहा है, इसका मतलब है कि हम 2013 एंड 14 की डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर अपग्रेड को कंसीडर करना चाहिए। तो 2013 में 2000 आवर्स की यूजेज है, और 2014 में 3200 आवर्स की यूजेज। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम अपनी वर्किंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन आ चुकी है ऑन 1 जनवरी 2013। अब हमने 2013 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो कॉस्ट है, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू लेस करेंगे और फिर यूजेज के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इंटू 2000 आवर्स यूज डिवाइड बाई 12,000, टोटल लाइफ और जो आवर्स में है 12,000 है। तो हमारे पास इस कैलकुलेशन की बेस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1500,633। सेम वे में हम डेप्रिसिएशन 2014 की भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें सारी कैलकुलेशन बाकी सेम है, सेम ही कॉस्ट है, सेम ही रेजिडुअल वैल्यू है, लेकिन जो आर्स यूज हो रहे हैं वो चेंज है। तो 2000 के बजाय 3200। तो अब अमाउंट डिफरेंट बनेगी डेप्रिसिएशन की, क्योंकि यूजेज डिफरेंट है। 2401,013। तो अब हमारा जो एसेट है वो शो होने लग जाएगा 5277,153 पर, और ये हमारी कैरिंग वैल्यू है ऑन 1 जनवरी 2015,
जब अपग्रेड के बारे में बताया। अब अपग्रेड के बारे में जो चीज़ बताई हुई है वो ये है कि इसकी वजह से प्रोडक्शन टाइम में रिडक्शन हुई है, तो इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। अमाउंट दी हुई है 1753,000, तो इस अमाउंट को हम कैपिटलाइज कर देंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो होगी 7030153 अपग्रेड को कैपिटलाइज करने के बाद। अब इशू आता है कि हमने 2015 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 2015 की डेप्रिसिएशन जब चार्ज होगी तो अब बहुत कुछ बदल चुका है। हमारे पास ये तो है कि हमने यूजेज जो है वो जस्ट 1400 आवर्स की है, लेकिन अपग्रेड के साथ ही हमारे एस्टीमेट चेंज हो गए हैं। हमारा अब जो एस्टीमेट है वो 12,000 आवर्स का नहीं है, रिमेनिंग लाइफ है जस्ट 8,000। इसी तरह से पहले हमारी रेजिडुअल वैल्यू 175,000 थी, लेकिन अब हमारी रेजिडुअल वैल्यू 350,000 है, तो हम रिवाइज्ड एस्टीमेट को यूज़ करें। तो चेंज इन एस्टीमेट का क्वेश्चन भी है ये एट द सेम टाइम। तो अब आपने जो वैल्यू यूज़ करनी है, जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है, क्योंकि अब हम लाइफ भी रिमेनिंग ले रहे हैं तो हमें रेजिडुअल वैल्यू भी इस टाइम अपडेटेड ले रहे हैं, तो जो अमाउंट है वो भी रिमेनिंग लेनी है। तो रिमेनिंग अमाउंट -350,000 जो रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू है, 1400 आवर्स यूज़ किया और रिमेनिंग लाइफ है 8,000 आवर्स की। तो हमारे पास 2015 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1169,027, और इसके बाद हम फाइनल फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एसेट जो है वो कितने का शो होगा आफ्टर 2015 डेप्रिसिएशन। तो वो शो होगा बेसिकली 5861,1127 का। अब जब ये हम वर्किंग कंप्लीट कर चुके हैं तो हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको भी बना सकते हैं। तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और 2013 की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की हुई है एज दिस। इसी तरह 2014 की, और फिर 2015 की। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के जो स्टेट्स हैं उनको बनाना है। तो उसमें हम लिखेंगे कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट की जब बारी आएगी तो फिर वर्किंग देखते हैं। जो हमारी स्टार्ट में कॉस्ट थी दैट वाज 9178800। 2014 तक भी यही रहेगी। उसके बाद हमारा एक अपग्रेड हुआ है, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसके अंदर जो अपग्रेड है, क्योंकि वो भी कैपिटलाइज होना है, उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 10931,800। इसके बाद हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी है, जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले तो 1 साल की ही डेप्रिसिएशन ले लेंगे, फिर 2 ईयर्स की कंबाइन कर देंगे, और फिर 3 ईयर्स की कंबाइन कर देंगे। इसके बाद हमने सिंपली नेट कर लेना है। तो हमारे पास हर साल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की नेट अमाउंट आ जाएगी। बाकी आइटम्स जो थे हमारे पास एक्सट्रैक्ट्स के, वो ऑलरेडी कंप्लीट थे, तो हमारा यहाँ पर सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।